गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज कैटल। दोस्तों, लास्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया था, जब हम इनपुट आउटपुट कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि हम अगले एपिसोड से शुरू करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, और जिस चैप्टर का नाम था डाटा सफिशिएंसी। डाटा सफिशिएंसी को हिंदी में बोलते हैं डाटा पर्याप्तता या फिर डाटा अपर्याप्त बोल सकते हो आप इसे। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, डाटा मतलब होता है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन यानी कि जानकारी। जानकारी की पर्याप्तता कितनी है क्वेश्चन में, है ना। यानी कि इस चैप्टर में हमको यही बताना है। जनरली बच्चों को क्या लगता है, बच्चों को लगता है कि इस चैप्टर में, ये जो चैप्टर है डाटा सफिशिएंसी, इसमें हमें आंसर्स निकालने होते हैं। आपको आंसर्स नहीं निकालने होते, आपको बताना होता है क्या वो क्वेश्चन जो एग्जामिनर ने पूछा है, यानी वो प्रश्न जो एग्जामिनर पूछ रहा है, उसको पूछने के लिए आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन नीडेड है, यानी कि क्या क्या किसके रिक्वायरमेंट है। अगर वो आपको नीचे इंफॉर्मेशन जो दी गई है, वो इंफॉर्मेशन उस क्वेश्चन को का आंसर देने के लिए पूरी है या नहीं है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम है डाटा सफिशिएंसी। जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है उन्हें क्वेश्चन से समझ में जरूर आ जाएगा। तो आप इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ बैंक के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जरूरी नहीं है। क्योंकि बैंक का स्टूडेंट सोचता है कि सिर्फ ये बैंक में आता है, ऐसा नहीं है। अभी हमने देखा था जब यूपी पुलिस के एग्जाम हुए थे, उसमें भी डाटा सफिशिएंसी के 3 से 4 क्वेश्चन बने हुए थे, जिसमें बच्चे को यही नहीं समझ में आया कि इसमें करना क्या है। ठीक है, तो यहां पर डाटा सफिशिएंसी बहुत ध्यान से समझिएगा। हिंदी मीडियम वाले हो चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हो, इंग्लिश में आपको क्वेश्चन डिस्प्ले होगा और हिंदी में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी पूरा अच्छे से। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं कि यहाँ पर जो क्वेश्चन डिस्प्ले होगा हमें समझ में आएगा कि नहीं आएगा। बहुत ध्यान से मेरी बातों को समझना। सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि आपको, मैंने क्वेश्चन दिया आपको और मैंने बोला कि आपको निकालनी है 3 डिजिट की एक संख्या। कितना? 3 डिजिट की एक संख्या। ये मैंने क्वेश्चन पूछ लिया कि आपको 3 डिजिट की यानी 3 अंकों की एक संख्या निकालनी है। क्या आप निकाल सकते हो? तो आपका आंसर क्या होगा कि मैम इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, क्योंकि 3 अंकों की संख्या तो 111 भी हो सकती है, यानी 111। 3 अंकों की संख्या तो 123 भी हो सकती है। 3 अंकों की संख्या तो 333 भी हो सकती है। 3 अंकों की संख्या तो 286 भी हो सकती है। 3 अंकों की संख्या तो 786 भी हो सकती है। और ऐसे तो पता नहीं कितनी हो जाएंगी। यानी आप पूछना क्या चाह रहे हो? इसका मतलब क्वेश्चन तो आपको क्लियर हुआ, लेकिन क्वेश्चन में एक्चुअल में क्या क्या चीजें गिवन है ये आपको नहीं पता चला। यानी कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो प्रश्न मैंने पूछा है उसके लिए जो गिवन क्वेश्चन में होना चाहिए, यानी कि जो डाटा आपके पास पर्याप्त होना चाहिए, जो इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, क्या वो है या नहीं है। ठीक है, यानी कि अगर मैं सिर्फ ये पूछती कि 3 डिजिट का यानी 3 अंकों का एक आप नंबर यानी कि अंक बता दीजिए, एक संख्या बता दीजिए, तो आप में से कोई आंसर नहीं दे सकता। एक्यूरेट आंसर तो कभी नहीं दे सकता, है ना। आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो किसका सही माने। यानी कि इसके लिए मुझे क्या देना पड़ेगा, यहां पर मुझे एक असिस्टेंट टाइप की एक इंफॉर्मेशन या स्टेटमेंट देनी पड़ेगी जो मेरे क्वेश्चन को कहीं ना कहीं बता रही है कि इसमें एक्चुअल में निकालना क्या है। यानी कि अगर मैं ये बोल दूं कि आपको निकालना है 3 डिजिट की ऐसी संख्या जो 17 से भाग होती हो, तो अभी बच्चों को समझ में आता है कि हाँ 17 से भाग होने वाली। अब 17 से भाग होने वाली यानी 17 से डिवाइड होने वाली, डिविजिबल या उसका फैक्टर ऐसी संख्या जो 3 डिजिट हो। तो भाई 3 डिजिट तो ऐसे बहुत सारी होती है। 17 का टेबल आप ले लो। 17 के टेबल में अगर आप देखोगे तो आपको 3 डिजिट के नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद 17 को और भी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 डिजिट के बहुत सारे नंबर मिल सकते हैं स्टूडेंट को। यानी कि ये इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है, यानी कि कुछ और भी है जो हमें चाहिए होगा ताकि हम ये बता पाए कि वो संख्या क्या होगी। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं डाटा सफिशिएंसी। तो ये है क्या, डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन इसी तरीके से किए जाते हैं। और याद रखना, इन क्वेश्चंस को हम करते हैं सारे चैप्टर्स के बाद, इसीलिए लास्ट में ये चैप्टर लिया है मैंने। इसमें आपकी पजल्स हो गई, सिटिंग अरेंजमेंट हो गई। पजल इजी लेवल की, सिटिंग अरेंजमेंट बैठक व्यवस्था भी इजी लेवल की, आपका इनइक्वालिटीज आ जाती है, सिलोगिज्म भी पूछ सकता है एग्जामिनर इसमें। और ज्यादातर क्वेश्चन जो पूछता है वो होता है डिस्टेंस डायरेक्शन का, यानी दिशा और दूरी, और पूछता है ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस, और साथ ही साथ कभी भी कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस भी एग्जामिनर पूछ लेता है। तो जिन्होंने पढ़े हैं ये सारे चैप्टर वो यहां पर बता पाएंगे कि क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता। और एक और चीज मैं आपको बता दूं बेटा, क्वेश्चन में आंसर निकालना नहीं होता,
कुछ बच्चों को लगता है इसमें क्वेश्चन का आंसर निकाल के दिखाना है कि वो संख्या क्या होगी, या वो पूछा है तो निकाल के दिखाना है। आपको सिर्फ ये बताना है कि किस किस इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्न नंबर पहले से, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से, जिससे आपके काफी डाउट आज क्लियर होंगे। तो बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा। आपको बोर्ड पर दिख रहा है, मैं मोबाइल से आपको बता रही हूं। देखो क्या लिखा है, कहा है हाउ मेनी चिल्ड्रन डज डब्ल्यू हैव, यानी कि डब्ल्यू की कुल कितनी संतानें हैं। क्वेश्चन यही है, डब्ल्यू की कुल कितनी संतानें हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है, तो आराम से आप बता सकते हो कि मैम ये चैप्टर है ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध का। जिसको रक्त संबंध नहीं आता होगा वो डाटा सफिशिएंसी का ये क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आपको हर एक चैप्टर आए। इसीलिए जिन स्टूडेंट्स को ब्लड रिलेशन अभी तक नहीं देखा वो नीचे जाइए, प्लेलिस्ट में आपको ब्लड रिलेशन की प्लेलिस्ट मिलेगी, 5 से 6 एपिसोड है वहां पे ब्लड रिलेशन के, उनको देख लीजिए ताकि आपको ये करने में दिक्कत ना हो। ठीक, चलिए तो उसने कहा डब्ल्यू की कुल कितनी संतानें हैं। संतानें पूछा है बेटा, उसमें लड़के लड़कियां दोनों आ जाते हैं। ठीक है, हो सकता है उसकी 2 बेटे हो सकता है उसके 2 बेटे 1 बेटी हो सकता है उसकी 1 ही बेटी हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो शब्दों पे बहुत ध्यान दीजिएगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए कि डब्ल्यू की कितनी संतानें हैं, मुझे चाहिए क्या इंफॉर्मेशन नीचे दी गई है, स्टेटमेंट दी गई है, स्टेटमेंट 1 और 2। अब ये भी समझ लीजिएगा इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं। 2 कथन दिए गए हैं, पहला कथन और दूसरा कथन। करने का तरीका ये होता है कि आप पहले दोनों इंफॉर्मेशंस को इंडिविजुअली चेक करते हो। इंडिविजुअली चेक करने का मतलब है एक एक करके, आपको एक एक करके लेनी है इंफॉर्मेशन और तब चेक करनी है। हो सकता है पहली इंफॉर्मेशन ही काफी हो आंसर देने के लिए, हो सकता है दूसरी इंफॉर्मेशन ही काफी हो आंसर देने के लिए, हो सकता है दोनों में से कोई भी इंफॉर्मेशन आंसर देने के लिए सही नहीं हो, है ना, तो कुछ भी हो सकता है। तो चलो मैंने क्या किया, मैंने पहली इंफॉर्मेशन देखी। पहली इंफॉर्मेशन क्या है, एस इज द ओनली डॉटर ऑफ एक्स, एक्स हु इज वाइफ ऑफ डब्ल्यू। एस जो है वो डब्ल्यू की एक लौती बेटी है, डब्ल्यू की एक लौती बेटी है। कौन, एस। बेटी है तो माइनस है, ये लड़का है लड़की नहीं पता, लेकिन उसने कहा एस एक लौती बेटी है किसकी, डब्ल्यू की, तो नीचे वाली जनरेशन में होगी। ठीक है, ये उसके पेरेंट्स होंगे, या तो माँ होंगे या तो पिता होंगे। और साथ ही साथ बोला है हु, एक्स की बेटी है, ये सॉरी एक्स की बेटी है, एस एक्स की एक लौती बेटी है। और एक्स हु इज, हु यानी जो, एक्स जो की किसकी क्या है, पत्नी, एक्स पत्नी है किसकी, डब्ल्यू की। एक्स जो है पत्नी है यानी माइनस, लड़की होगी, फीमेल होगी। और किसकी पत्नी बेटा, डब्ल्यू की। तो डब्ल्यू क्या होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब है मेल एंड माइनस का मतलब है फीमेल। मैंने आपको बताया था, ठीक है, इसीलिए कह रही हूं जिन्होंने नहीं पढ़ा है चैप्टर प्लीज प्लेलिस्ट में जाके पहले चैप्टर पढ़े। ठीक है, तो ये दोनों हो गए हस्बैंड वाइफ और ये उनकी होगी बेटी। तो पहली इंफॉर्मेशन में तो ये दिया हुआ है। ठीक, क्या आप पहले इंफॉर्मेशन से आंसर निकाल सकते हो? कुछ बच्चे कहेंगे हाँ मैम निकाल सकते हैं, हमें पता चल गया कि डब्ल्यू की एक संतान है जिसका नाम है एस। यही बोलेंगे बच्चे, है ना, यही बोलेंगे। लेकिन बेटा ये क्या है, गलत। क्यों गलत है ऐसा क्यों कहा मैम ने कि गलत है? क्योंकि बेटा उसने ये बोला कि डब्ल्यू की कितनी संतान है। अब जो एक्स की संतान होगी डब्ल्यू की संतान भी होगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, हस्बैंड वाइफ। ठीक है, तो इसकी पत्नी के जितने बच्चे उतने इसके बच्चे। लेकिन आपने क्वेश्चन शायद ढंग से पढ़ा नहीं, स्टेटमेंट उसमें बोला हुआ था कि एस एक लौती बेटी है एक्स की। अगर एस एक लौती बेटी है तो इसका ये मतलब नहीं है कि संतान भी एक लौती होगी, समझना। मैंने कहा मैं अपने माता पिता की एक लौती पुत्री हूं, पर संतान तो नहीं बोला ना मैंने। बेटी एक ही है, बेटे तो कितने भी हो सकते हैं। यानी कि यहां पर सिर्फ ये बताया गया कि एक बेटी है जिसका नाम एस है। बेटे कितने हैं ये तो बताया नहीं, और हैं भी कि नहीं है ये भी नहीं बताया। इसलिए ये इंफॉर्मेशन पर्याप्त नहीं है, ध्यान देना। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था ओनली डॉटर का मतलब होता है एक लौती पुत्री। और एक लौती पुत्री का मतलब ये नहीं है कि यही है बस, बेटी एक ही होगी, लेकिन बेटे कितने भी हो सकते हैं, उनकी संख्या हम नहीं ज्ञात कर सकते जब तक दिया ना हो। ठीक है, या तो अगर ऐसा बोलता कि एस एक लौती संतान है एक्स की, अगर इसकी एकलौती संतान होती है तो फिर डब्ल्यू की भी एकलौती संतान होती, तो फिर लड़का होता चाहे लड़की होती, वो एक ही लौती होती। लेकिन यहां पर लड़की एकलौती है, लड़के कितने हैं ये नहीं बताया। लड़की एक ही है, लड़के कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम नंबर ऑफ संतानें नहीं बता सकते डब्ल्यू की। समझ में आया होगा? चलिए, ये जो कंसेप्ट है हमने ब्लड रिलेशन में एक्सप्लेन भी किया हुआ है, जिनको मैं पहले बोल रही हूं, जिन्होंने नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। सेकंड इंफॉर्मेशन क्या होगी, यानी कि पहली इंफॉर्मेशन से तो काम नहीं चला। सेकंड इंफॉर्मेशन क्या है? सेकंड इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है P एंड Q आर द ब्रदर ऑफ W। P और Q जो हैं वो भाई हैं, दोनों भाई हैं।
और किसके भाई हैं? डब्ल्यू के भाई हैं। पी और क्यू डब्ल्यू के भाई हैं। तो भाई भाइयों के बारे में बता रखा है कि पी और क्यू जो है वो डब्ल्यू के भाई हैं। क्या इस इंफॉर्मेशन से ये पता चला कि इसके बच्चे कितने डब्ल्यू के? नहीं पता चला। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। गलत मतलब ये भी डाटा पर्याप्त नहीं है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कि डब्ल्यू की कुल कितनी संतानें हैं। तो पहली चीज तो ये कि भाई डब्ल्यू की कितनी संतानें पहले से नहीं पता चलेगा, बस ये पता चलेगा पुत्री एक ही है, पुत्र कितने नहीं पता, और है भी कि नहीं है ये भी नहीं पता। तो हम ये नहीं कह सकते कि डब्ल्यू की कुल एक ही संतान है। तो पहली इंफॉर्मेशन क्या है? सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है। दूसरी इंफॉर्मेशन जब हम देखते हैं तो उसमें हमने देखा पी और क्यू जो है वो डब्ल्यू के भाई हैं, लेकिन डब्ल्यू की संतानों के बारे में पूछा था क्वेश्चन, तो यानी इससे तो कोई इंफॉर्मेशन हेल्प ही नहीं कर रही है। कुछ बच्चों को लगता है मैम ये भी तो बोला था कि ये इसकी बीवी है, ये इसके ये है, लेकिन बेटा पहले इंफॉर्मेशन को हमेशा इंडिविजुअली चेक करते हैं। पहले इंफॉर्मेशन को हमेशा इंडिविजुअली चेक करते हैं, चाहे यहाँ पे 3 होती चाहे यहाँ पे 4 होती, तो पहले 1 को 2 को 3 को ऐसे चेक करते हैं। ठीक है, इंडिविजुअली काम नहीं चलता। अब हम करते हैं लास्ट स्टेप जो होता है हमारा, अब इन दोनों को क्या कर दो? मर्ज कर दो। मर्ज करने का मतलब पहली और दूसरी जो दोनों में इंफॉर्मेशन बोली थी दोनों को मिक्स कर दो। क्या मिक्स करके आंसर आ सकता है? देख लेते हैं। अगर मैं मिक्स भी कर देती, पी और क्यू डब्ल्यू के भाई थे और अगर ये डब्ल्यू की पत्नी यहां आ भी जाती, फिर बात तो वही हो गई थी कि ये इसकी इकलौती बेटी है। बेटी इकलौती है, बच्चे कितने नहीं पता चलता। इसका मतलब दोनों को एक साथ मिलाने पर भी, दोनों इंफॉर्मेशंस को, दोनों डाटा को, दोनों स्टेटमेंट्स को एक साथ मिलाने पर भी हम किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। इसलिए आप आंसर क्या टिक करने वाले हैं? आप आंसर टिक करेंगे नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड इज सफिशिएंट। इसको सही कर लीजिएगा, यहां पर आना चाहिए फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट। ये जो आपका आंसर है इसमें नाइदर नॉर की जगह कर लीजिएगा फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट। ये तरीका होता है आंसर देने का। नाइदर नॉर का मतलब तो ये होता है कि ना पहले से आंसर आ रहा ना दूसरे से आंसर आ रहा, लेकिन उसके बाद एक ऑप्शन होता है, एक और वो होता है कि आप इनको मर्ज करके देखें। तो आप जो आंसर टिक करने वाले हैं वो आंसर होगा बोथ टुगेदर। आपके पास जो एग्जाम में आएगा वो आएगा बोथ टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट। ये आपके पास ऑप्शन आएगा, आपको ये टिक करना है। ठीक है, बोथ टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट। ऑप्शंस जो आप टिक करते हो बेटा उस पे भी ध्यान देना कि आप ऑप्शंस क्या टिक कर रहे हो। ठीक है, ऑप्शन टिक करने भी एक कला है, वो आनी चाहिए आपको। तो आपका आंसर आएगा बोथ टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट, यानी दोनों को एक साथ लेने पर भी दोनों आंसर नहीं दे पा रहे हैं। इसका मतलब जब अकेले थे तब भी नहीं दे पा रहे होंगे। अगर मान लीजिए इससे आंसर आ जाता तो मैं आंसर टिक करती ओनली फर्स्ट अलोन इज सफिशिएंट, केवल पहला एक अकेला ही जो है सफिशिएंट है। अगर केवल दूसरे से आंसर आता तो मैं कहती केवल दूसरा जो है अकेला सफिशिएंट है। अगर दोनों को मिला के आंसर आता तो मैं कहती बोथ टुगेदर आर सफिशिएंट, और दोनों को मिला के भी नहीं आंसर आ रहा तो आंसर होगा बोथ टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट। समझ में आई बात? दोनों एक साथ मिलाकर भी आंसर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। चलिए, तो अगर ये समझ में आ गया तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितने स्टूडेंट देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये है ऑर्डर एंड रैंकिंग का। बिल्कुल, जिन्होंने ऑर्डर रैंकिंग नहीं पढ़ी, अगेन मैं बोलूंगी कि ऑर्डर रैंकिंग नहीं पढ़ी तो इसको करने में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ऑर्डर रैंकिंग यानी कि कर्म निर्धारण पढ़ना पड़ेगा आपको, प्लेलिस्ट में है उसका बना हुआ। जिन्होंने पढ़ा है वो क्वेश्चन ध्यान से देखें। क्या बोला है? अमंग 5 फ्रेंड्स हु इज द टॉलेस्ट। 5 मित्रों में कौन है जो सबसे ज्यादा लंबा है? 5 मित्र हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, यही तो होंगे। और सबसे लंबा कौन है उसने ये पूछा है। तो 5 मित्र हैं, उन सभी की हाइट अलग अलग होगी, ऑब्वियसली ये नोन है, ये आपका बाय डिफॉल्ट आपको पता होना चाहिए। और इन 5 में से आपको ये बताना है कि किसकी हाइट सबसे ज्यादा है, यानी कि आपको ये सबसे लंबा व्यक्ति बताना है, सबसे ऊपर का। तो देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है, किससे आंसर आ सकता है। पहला, डी इज टॉलर देन ए एंड सी। डी नाम का व्यक्ति ए और सी नाम के दोस्त से लंबा है। अब अगर मुझे ये बोल दिया जाए कि डी ए और सी से लंबा है, तो ये तो मुझे पता है कि डी की हाइट ए और सी से ज्यादा होगी, यानी डी ऊपर आएगा एज कंपेयर टू ए एंड सी। लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि डी यहां आएगा कि यहां आएगा कि यहां आएगा, मुझे नहीं पता। मुझे ये पता है ए और सी से बड़ा है, यानी कि उसके नीचे कम से कम ये 2 तो है ही हाइट में, लेकिन बेटा उससे ऊपर भी कोई है या नहीं है, या इनके बीच में कोई है या इनसे नीचे है, ये तो पता ही नहीं है। तो डी की ही हाइट सबसे ज्यादा होगी ऐसा तो है ही नहीं, क्योंकि मुझे कितने के बारे में इंफॉर्मेशन है? 3 के बारे में। कितने दोस्त बच गए? 2 बच गए, उन 2 के बारे में तो कुछ पूछा ही नहीं। इसका मतलब पहले से आंसर देना नामुमकिन है, मानते हो इस बात को? दूसरा क्या है? दूसरा आपको बोला है बी इज शॉर्टर देन ई बट टॉलर देन डी। बी ई से तो छोटा है, ई से छोटा है, लेकिन बी जो है वो डी से क्या है? लंबा है, डी से लंबा है।
तो बी से छोटा लेकिन डी से लंबा, तो यानी इस तरीके का सेट बनेगा ई बी डी। लेकिन बेटा अगर मैं इन तीनों को भी देखूं तो ये इन्फॉर्मेशन तो अधूरी है, क्योंकि कितने दोस्तों के बारे में जानकारी है, 3 के बारे में, बाकी 2 गायब हैं। यानी कि सिर्फ दूसरी इंफॉर्मेशन अगर मैं लूं तो भी मैं आंसर नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि हो सकता है जो बाकी जो 2 बचे हुए दोस्त हैं वो ई से ऊपर हो हाइट में, या हो सकता है वो बाकी जो बचे हुए दोस्त हो वो ई से नीचे हो, बी से नीचे हो, डी से भी नीचे हो, या इनके बीच में कहीं हो। लेकिन समस्या यही है, जब तक सबके बारे में जानकारी नहीं आ जाती तब तक हम ये नहीं बता सकते कि इन 5 में से सबसे लंबा व्यक्ति कौन सा है, सबसे लंबा दोस्त कौन सा है। इसका मतलब भाई ना पहले से अकेले, कुछ बच्चे से मिक्स कर देते हैं, मिक्स बाद में करना है, तो पहले से भी आंसर नहीं आ रहा है, दूसरे से भी अकेले आंसर तो नहीं आ रहा है। अब मेरे पास क्या ऑप्शन बचता है? मेरे पास ऑप्शन बचता है कि मैं इन दोनों को क्या कर दूं, मिला दूं, दोनों बातों को मिला दो। कुछ इन्फॉर्मेशन यहां से ले लेते हैं, कुछ यहां से। क्या ली मैंने इन्फॉर्मेशन? उसने कहा था डी से हाइट में छोटे कितने लोग हैं? 2, यानी डी इन दोनों से लंबा है। मैं देख रही हूं यहां पे डी है, डी ए और सी से लंबा है, यानी कि वो जो दोस्त है वो ए और सी ही तो है, यानी वो ए और सी डी से छोटे हैं। अब वो कहीं भी हो, और डी से बड़ा है बी भी है और ई भी है, तो आप खुद सोचो, 1 दोस्त, 2 दोस्त, 3 दोस्त, 3 दोस्त ही हो गए, और नीचे बचे 2 दोस्त, और आपको पता है आपके 5 ही तो हैं, यानी यहाँ ई, यहाँ बी और यहाँ डी, तो बचे 2 दोस्त वो नीचे होंगे। अब चाहे ए यहाँ हो, सी यहाँ हो, चाहे सी यहाँ हो और ए यहाँ हो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ई बी डी, और यहाँ पर ए हो चाहे सी बड़ा हो ए, क्योंकि ए और सी में कौन बड़ा है कौन छोटा है ये तो उसने बताया नहीं था, उसने तो सिंपल बोला था डी ए और सी से बड़ा है। अब ए और सी में कौन लंबा कौन छोटा नहीं पता, और इससे हमारा आंसर आ जाता है कि टॉलेस्ट कौन है, ई है टॉलेस्ट। बिल्कुल, दोनों को मिलाकर आंसर आ सकता है। तो आंसर क्या होगा इसमें? बोथ टुगेदर आर सफिशिएंट। तो ऑप्शन देखिए, बोथ आर सफिशिएंट, इसमें जैसे ऑप्शन लिखा है ना, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर सफिशिएंट, टुगेदर भी लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा बेटा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर आर सफिशिएंट, यानी कि दोनों मिलाकर सफिशिएंट होंगे, यानी दोनों इंफॉर्मेशन एक साथ जब आप मिक्स कर दोगे तब आपका आंसर आ सकता है। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई होगी सबको? बिल्कुल आसान है, अभी तो हम बड़े क्वेश्चंस की तरफ बढ़े ही नहीं, ये आसान है। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर आर सफिशिएंट, दोनों मिला लो तो दोनों मिलाकर आंसर दे सकते हैं। मैंने पहले कहा आंसर निकालने की जरूरत नहीं होती। अब जैसे मैंने यहाँ पर निकाल के दिखाया आपको प्रॉपर, ठीक है, मैं पढ़ के भी एकदम से ऐसे कर सकती थी कि भाई डी से छोटे 2 लोग हैं ए और सी, और डी से बड़े 2 लोग हैं ई और बी, तो दोनों को मिला दें तो पूरे 5 लोगों की इन्फॉर्मेशन आ गई, तो ऑब्वियसली पता नहीं लगा। मुझे नहीं मतलब कि कौन है, ई है बड़ा बी है बड़ा, मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे बस पता है कि दोनों को मिलाकर आ रहा है ना आंसर, तो आना चाहिए। मुझे ये नहीं कि ई निकाल के देना है उसको कि भाई ई आंसर। समझ में आई बात? तो इस क्वेश्चन को समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कोडिंग डिकोडिंग पर बेस्ड है, आप साफ देख रहे होंगे, ठीक है। और पूछा क्या है? एज का कोड पूछा है। कहता है एज को क्या कोड दोगे? जिन लोगों ने भी सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग पढ़ी है, सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग कोडिंग डिकोडिंग के ही एपिसोड में आपको मिल जाएगी। जिन्होंने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा है उनको समझ में आ जाएगा, वो कर भी ले होंगे, ठीक है। करना नहीं होता क्वेश्चन को, मैं पहले बता दूं। आपको पूछा क्या है? एज का कोड पूछा है बच्चे, ठीक है। एज का कोड पूछा है, वो कह रहा है पहली इंफॉर्मेशन से निकलेगा या दूसरी से, या दोनों को मिक्स करना पड़ेगा। तो मैं बता दूं, देखो मैं यहां पर बता रही हूं लेकिन आप देखते ही कर लोगे। मैं आपको यहां पर बता देती हूं, आपके पास है कि इस सेंटेंस का कोड है बट, एज, नन और एंड, यही है कोड। और इसी के साथ पहली इंफॉर्मेशन में एक दिया है पा, लो, LENE, और उसका कोड दिया है इफ, नन एंड बट। आपको किसका बताना है? आपको एज का बताना है। जिन्होंने भी सब्स्टिट्यूशन कोडिंग करी है उन्हें पता है। आपके पास बट कॉमन है, आपके पास नन कॉमन है, आपके पास एंड भी कॉमन है। इसका मतलब जो बच गया होगा वो किसका कोड होगा? वो एज का होगा। और इन जो कोड दिए हुए बेटा, इनमें कुछ ना कुछ कॉमन होगा। कितनी चीजें कॉमन होनी चाहिए? 3 चीजें यहां भी हैं और 3 चीजें यहां भी हैं, तो 3 कॉमन होंगे। तो एनी तो हो नहीं सकता क्योंकि एनी कॉमन है। उसी जैसे एलओ भी नहीं हो सकता, वो भी कॉमन है। उसी से पीए भी नहीं हो सकता, वो भी कॉमन है। यानी कि इन तीनों के यही कोड हैं। अब कौन सा किसका है नहीं पता, लेकिन हमें तो सिर्फ एज से मतलब था ना। एज का कोड क्या आ जाएगा? SIC, यानी पहले आंसर निकल सकता है, पहले से आंसर निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। सिर्फ पहली इंफॉर्मेशन को अगर हम यूज करें तो बिल्कुल हम उससे आंसर दे सकते हैं। अच्छा, अगर पहले से आंसर दिया जा सकता है, क्या दूसरे की जरूरत नहीं है? देख लेते हैं एक बार। कई बार ऐसा होता है कि दोनों की ही जरूरत पड़ती है, कई बार होता है कि पहले से भी आंसर आ रहा होता है और दूसरे से भी आंसर आ रहा होता है। तो दूसरा भी देख लेते हैं। दूसरा हमने देखा, दूसरे में क्या लिखा है? कहता है कि LE
SENESIC, इफ इसका कोड है इफ, एज, नन, विल। और दूसरा है आपका LEPISEBE और लिखा है नॉट, नन, इफ, ऑल। ठीक है, तो हम यहां पर देख रहे हैं इफ, नन और विल, यहां पर देख रहे हैं इफ और नन। ठीक है, हमें एज का बताना है। इफ और नन का तो दोनों में कॉमन है, और कौन होगा LI, और साथ ही साथ कौन आपका होगा SE, दोनों में कॉमन है। लेकिन यहां पर बच रहा है नॉट और ऑल, दो कोड भी बच रहे हैं। यहां पर बच रहा है एज भी और विल भी। तो एज और विल में इसका कोड कौन सा होगा, इसका कोड कौन सा होगा, नहीं बता सकते, यानी दूसरी इंफॉर्मेशन से आंसर एग्जैक्ट नहीं आ सकता। एक ही आंसर चाहिए हमको, ठीक है, एग्जैक्ट आंसर नहीं आ सकता। एज का आंसर या तो ये होगा या तो ये होगा, लेकिन ये या वाला कंसेप्ट तो लेता ही नहीं है डाटा सफिशिएंसी वाला। डाटा सफिशिएंसी वाला कहता है जो क्वेश्चन पूछा है उसका फिक्स आंसर बताओ, बता सकते हो या नहीं बता सकते। तो मैंने कहा नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि इसमें एज और साथ ही साथ विल दोनों का कोड आ रहा है। अब एज का कौन सा है, विल का कौन सा है, तो तब पता चलेगा जब विल कॉमन होता। विल कॉमन ही नहीं है, क्या करें। तो सिर्फ पहला क्या है, सही है। तो आंसर क्या आएगा, ओनली फर्स्ट अलोन इज सफिशिएंट। केवल पहला जो स्टेटमेंट है, पहला जो कथन है, वही क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए पर्याप्त है। अब बच्चे कहते हैं मैम अब दोनों को मिक्स नहीं करना, यानी इन दोनों को मिलाए ना। तो बेटा मिलाया तब जाता है जब उनमें से एक भी ऑप्शन से आंसर ना निकल रहा हो, यानी कि अगर दोनों में से किसी से आंसर ही ना निकल रहा होता तब लास्ट स्टेप होता है कि दोनों को मिक्स कर दो। लेकिन जब दोनों में से एक ने आंसर दे दिया है, चाहे वो पहला दे चाहे वो दूसरा दे, तो आपको उसे मिक्स करने की जरूरत नहीं पड़ती। आशा है समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर होगा फर्स्ट अलोन इज सफिशिएंट व्हाइल सेकंड नॉट। ठीक है, चलिए हाँ जी, अब देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या नया है। इस क्वेश्चन में ये नया है कि मैम इसमें 3 डाटा दिए हुए हैं। ठीक है, 3 डाटा के क्वेश्चन में हमें बड़ी दिक्कत आती है, ऐसा स्टूडेंट कहते हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं आएगी अगर आप कंसेप्ट समझ रहे हो। देखो क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है हु इज द टॉलेस्ट अमंग 6 बॉयज। 6 लड़के हैं, उनमें से कौन सबसे लंबा है। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन अभी पूछा गया था, ठीक है, लेकिन उसमें 5 लड़के थे और यहां पर आपके पास कितने लड़के हैं, 6 लड़के हैं। ठीक है, तो पहली इंफॉर्मेशन क्या है, कहता है एस इज टॉलर देन डी एंड एम, डी एंड एम, एस जो है डी और एम से लंबा है। तो पहली इंफॉर्मेशन कहती है एस डी और एम से लंबा है, बट लेकिन नॉट एज टॉल एज टी, लेकिन टी से लंबा नहीं है, टी जितना लंबा नहीं है। तो एस डी और एम से तो लंबा है, लेकिन टी जितना लंबा नहीं है, यानी टी से लंबा होगा। टी जितना लंबा नहीं है यानी कि टी से छोटा है। लेकिन अगर सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन मिल रही है तो मेरे पास इंफॉर्मेशन कम है। क्यों? क्योंकि मुझे इंफॉर्मेशन कितने की चाहिए, 6 की। बाकी 2 कहां हैं, ऊपर हैं कि नीचे हैं, कहां है, बीच में है, कहां है, नहीं पता, इसलिए पहली इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। दूसरी देख लेते हैं। दूसरी क्या है, कहता है डी इज टॉलर देन क्यू बट नॉट एज टॉल एज टी। जी जो है वो क्यू से तो लंबा है, लेकिन टी जितना लंबा नहीं है। इसका मतलब यहां पर भी 3 की इंफॉर्मेशन है। बाकी जो 3 दोस्त हैं वो कहां जाएंगे, वो नीचे आएंगे लड़के, या ऊपर आएंगे, या बीच में आएंगे, नहीं पता। इसका मतलब इससे भी कर नहीं सकते। कुछ बच्चों को लगता है यहां भी टी आ रहा है, यहां भी टी आ रहा है, तो टी लंबा होगा। अरे भाई सुन लो पहले, ठीक है, टी की इंफॉर्मेशन है, लेकिन ये तो नहीं बोला बेटा कि बाकी जो लोग हैं वो इनसे कम होंगे या इससे कम होंगे। बाकी 2 लोग भी तो डिसाइड करेंगे। हो सकता है बाद में एंट्री मारे और बोलेंगे नहीं हम तो टी से लंबे हैं, तब क्या करोगे आप? तब वो आपका सबसे लंबा व्यक्ति टी होगा क्या? नहीं होगा ना। चलिए अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्यू इज नॉट टॉलर देन टी। टी से लंबा नहीं है क्यू, यानी टी से छोटा है। और साथ ही साथ एंड जी, जी से भी, यानी क्यू जो है उसके लिए बोला है क्यू इज नॉट टॉलर देन टी एंड जी। टी और जी से लंबा नहीं है क्यू। अगर उनसे लंबा नहीं है तो उनसे छोटा होगा क्यू। लेकिन मैं क्या इससे आंसर निकाल सकती हूँ? कभी नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि अगेन मेरे पास कितने लोगों की इंफॉर्मेशन है, 3 की। कितनों की कमी है? 3 की कमी है मैम। तो जब 3 की कमी है तो आप नहीं बता सकते। चलो अब बच्चा होता है परेशान। अब बच्चा लास्ट स्टेप क्या करता है, कहता है मैम तीनों को मिला दो आंसर आ जाएगा। ऐसा नहीं करना। ऐसा तब करा जाता है जब आपके पास 2 इंफॉर्मेशन हो और 2 में आप दोनों को से आंसर ना आए और आप दोनों को मिला दो, तब ऐसा किया जाता है। 3 में क्या करते हैं, 3 में लगाते हैं दिमाग थोड़ा। कैसा दिमाग? वैसे तो बिना पेन उठाए ही इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, लेकिन जो बिल्कुल बेसिक कर रहे हैं अभी, या जो बच्चे अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं, उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, जरा ध्यान से जरा सुनना। आपको क्या करना है बेटा, ऑप्शन से क्वेश्चन को किया करो जब 3 में आ जाता है, ठीक है, क्योंकि ये तो अभी इजी है। टफ क्वेश्चन जब आते हैं तो ऑप्शन से किए जाते हैं। कैसा? पहला ऑप्शन है 1 और 2, ओनली 1 and 2, यानी 2 को मिला के आंसर आ सकता है। इन दोनों को मिला के आंसर आ सकता है क्या? सोचो, इन दोनों को मिला के क्या आंसर आ सकता है? आप देख पा रहे होंगे, इन दोनों को अगर मिला दें तो बिल्कुल आंसर आ सकता है। क्यों? क्योंकि मैम टी से छोटे हैं एस और डी और एम,
हाँ, और टी से ही छोटे हैं जी और क्यू, हाँ। तो एक ये बंदा ये हो गया, 2 3 4 5 6 तो हो गए भाई। टी से छोटे एस डी एम, चाहे फिर वो कहीं भी हो। अब आप खुद सोचो, टी से ही छोटे हैं एस डी एम, ठीक, एस से भी छोटे हैं कौन, डीएम, एस से भी छोटे हैं डीएम, और टी कह रहा है मुझसे ही छोटे हैं जी और क्यू भी, टी कह रहा है मुझसे छोटे हैं जी और क्यू भी, ठीक है, और क्यू जी से छोटा है। तो ये पता है जी टी को कि भाई ये 3 लोग भी मुझसे ही छोटे होने चाहिए और ये 2 लोग भी मुझसे ही छोटे होने चाहिए। तो टी से छोटे कितने लोग हुए, 1 2 3 4 5 5 हो गए ना, और लोग कितने थे, 6 ही तो थे। इसका मतलब टी जरूर यहां रहा होगा, तभी तो ये 6 लोग उसके नीचे रहे होंगे। तो 1 2 3 4 5, जो 5 लोग हैं, सॉरी 5 लोग उससे नीचे तभी रहे होंगे। फिर चाहे यहां एस हो, यहां डी हो, चाहे यहां जी हो, यहां क्यू हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें बताना क्या था, हमें सिर्फ ये बताना था कि सबसे लंबा व्यक्ति कौन सा है। इस चीज का भी ध्यान देना आपको कि आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। कई बार होता है कि ऊपर की चीज बन गई, नीचे की नहीं बन रही, जैसे इसमें हो रहा है, नीचे आप एडजस्ट नहीं कर सकते, एस डी। अब एस जो है वो क्यू से भी छोटा है या क्यू से बड़ा है या जी से छोटा है, क्या है नहीं पता, तो नीचे वाले लड़ते रहे अपना, हमें जिसकी जरूरत थी वो आ चुका है, इसलिए डाटा सफिशिएंट है इतनी इंफॉर्मेशन में भी। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, तुरंत आंसर लगा देते हैं ए, आंसर फर्स्ट, कि ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड। लेकिन बेटा ऐसा नहीं होता। जब 3 की बारी आती है तो कई बार क्वेश्चंस के आंसर ऐसे नहीं आते। यहां पर ऑप्शन देखो, अब आप क्या करो, सेकंड ऑप्शन भी एक बार चेक लो, सेकंड एंड थर्ड। अगर मैं सेकंड और थर्ड को ले लेती हूँ तो कोई फायदा ही नहीं है। क्यों, दूसरे और तीसरे इंफॉर्मेशन को मिला के टी से छोटे जी और क्यू, और यहां पे बोल रहा है क्यू से बड़े जी और टी, तो क्यू से बड़े ही तो है जी और टी, बाकी जो 3 लोग हैं उनकी तो इंफॉर्मेशन है ही नहीं, तो इससे तो आंसर नहीं आ सकता, ठीक है। उसके बाद वो बोल रहा है फर्स्ट एंड थर्ड, कह रहा है पहले और तीसरे को मिला दो, पहले को और तीसरे को मिला दो। अगर हम पहले और तीसरे को मिला दें तो क्या आंसर आ सकता है, मैंने कहा पहले और तीसरे को अगर मिला दे तो भी आंसर नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि उसने बोला कि टी से छोटा क्यू है, लेकिन जी टी से छोटा है या बड़ा है ये तो बताया नहीं, क्योंकि उसने तो सिर्फ ये बोला था कि क्यू जी और टी से छोटा है, लेकिन जी टी से बड़ा है या टी के बराबर है या टी से छोटा है, इसकी इंफॉर्मेशन नहीं थी। अगर मैं सिर्फ इन दोनों को मिलाऊं तो तब क्या होगा, ऊपर वाली सीट के हकदार 2 लोग हो जाएंगे, टी भी हो जाएगा जी भी हो जाएगा, तो आप फिक्स नहीं बता सकते कि सबसे लंबा कौन है, तो फर्स्ट और थर्ड भी नहीं होगा। फिर एक ऑप्शन आता है तीनों को एक साथ ले लो। तीनों को एक साथ लेने की जरूरत ही नहीं है भाई, आप ये ले रहे हो, ये ले रहे हो, ये ले रहे हो, तो अगर आप तीनों को ले रहे हो, इसको इसको इसको, तो इसके हिसाब से जी जो है वो टी से छोटा है और इसके हिसाब से जी और टी का पता ही नहीं है, तो ये इन्फॉर्मेशन आप तीनों एक साथ ले भी लो तो भी आंसर तो आ जाएगा, ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आएगा क्योंकि ये हमारे पास है। तो जब पहले और दूसरे से आंसर आ रहा है तो ये तो क्या है, अननेसेसरी है, यानी कि इसकी आवश्यकता ही नहीं है, इसको बता के तो और डाउट क्रिएट कर रहे हैं, तो ये हटा दिया, इसलिए फर्स्ट और सेकंड आंसर है। और लास्ट ऑप्शन जो है वो आपका वो है ओनली फर्स्ट एंड आइदर सेकंड एंड थर्ड। कह रहा एक तो फर्स्ट को ले लो और या तो इसको ले लो या तो इसको ले लो, तो मैंने देखा इसको लेके तो हो रहा है लेकिन इसको लेके तो नहीं हो रहा है। कई बार होता है कि पहले को लेकर और दूसरे को एक साथ लेकर, एक बार पहले को और तीसरे को एक साथ लेकर, तब हम करते हैं लास्ट ऑप्शन कि ओनली फर्स्ट एंड आइदर सेकंड एंड थर्ड, या तो सेकंड को ले लो फर्स्ट के साथ या तो थर्ड को ले लो, लेकिन थर्ड से तो बात ही नहीं बन रही है, थर्ड तो टी और जी दोनों को साथ साथ बता रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि जी बड़ा है या टी बड़ा है, दोनों में से कौन बड़ा है नहीं पता, बस ये पता है कि क्यू से बड़े हैं दोनों, तो इसलिए आंसर क्या आएगा, फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। तो फिर मैम आप इतने सारे ऑप्शन क्यों करा रहे थे हमें, इसलिए करा रही थी क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि आप सिर्फ ऊपर का ऑप्शन देख रहे हो, उसे टिक करके चले आते हो। 3 में यही दिक्कत होती है बेटा, जब 3 इंफॉर्मेशन होती हैं, 3 स्टेटमेंट्स होते हैं, 3 डाटा होते हैं, तो क्वेश्चन में टाइम भी ज्यादा देना पड़ता है, ठीक है। अगर 2 होते तो लास्ट वही ऑप्शन है कि दोनों से आंसर नहीं आया तो मर्ज कर दो दोनों को, लेकिन इनमें ऐसे नहीं कि तीनों को एक साथ मर्ज कर दिया पहले ही, ठीक है, डिपेंड करता है ऑप्शंस कैसे हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन अगर समझ में आ गया हो तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये एक छोटी सी पजल है। पजल कभी भी डाटा सफिशिएंसी में खतरनाक नहीं आती, खतरनाक का मतलब है ऐसा नहीं कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग आ जाए, ठीक है, पहले ही डाटा सफिशिएंसी कंज्यूमिंग है, ठीक है। तो देखो पहला क्या है, कह रहा है 4 सब्जेक्ट्स हैं जो पढ़ाए जाते हैं, जैसे जूलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर्स, तो वो 1-1 घंटे के पीरियड में पढ़ाए जाते हैं, 1-1 घंटे की क्लास होती है और शुरू कहां से होती है, 7 बजे से। तो 7 बजे से क्लास शुरू होती है, एक 7 बजे होगी तो दूसरी 8 बजे होगी, कॉन्जिक्यूटिव है, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है बेटा लगातार, तो 7 के बाद दूसरी 8 में होगी, फिर एक 9 में होगी और फिर एक 10 में होगी, 10 में होगी लास्ट क्लास, यही तो होगा। 7 बजे से स्टार्ट हो रही है और 4 ही क्लास है, तो 10 बजे लास्ट क्लास होगी और 11 बजे छूट जाएगी, तो 7 से 8 एक क्लास,
8 से 9 दूसरी क्लास, 9 से 10 दूसरी क्लास, 10 से 11 चौथी क्लास। ठीक है, चलो वो कह रहा है एट व्हाट टाइम वाज द केमिस्ट्री पीरियड शेड्यूल। केमिस्ट्री यानी कि रासायनिक विज्ञान का शेड्यूल टाइमिंग कब होता है, कब स्टार्ट होती है, वो ये कह रहा है। ठीक है, पीरियड शेड्यूल कब होता है, शेड्यूल का मतलब होता है स्टार्ट होना या कितने बजे लगेगी वो क्लास केमिस्ट्री की। ठीक है, यानी कि इन चारों में से एक टाइम होगा उसका। तो देख लेते हैं इन्फॉर्मेशन कौन सी है। डरना नहीं है कि क्वेश्चन बहुत लंबा है, कुछ नहीं है इसमें। तो पहली इन्फॉर्मेशन है मैथमेटिक्स पीरियड एंडेड एट 9 AM। कह रहा मैथ्स का पीरियड 9 AM पे खत्म होता है। 9 पे खत्म होता है, 9 पे शुरू तो नहीं होता ना। अगर मैथ्स 9 पे खत्म होता है तो मैथ्स क्या होने वाला है, 8 बजे स्टार्ट होगा और 9 बजे खत्म होगा। क्यों? क्योंकि हर एक लेक्चर 1 घंटे का है। उसने कहा एंड होता है, ध्यान रखना, अंत होता है, शुरुआत नहीं होती उस क्लास की या उस टॉपिक की। तो सब्जेक्ट की अंत होता है 9 बजे, तो वो 8 बजे स्टार्ट हुआ होगा, तो मैथ्स का फिक्स हो गया। लेकिन मुझे तो केमिस्ट्री चाहिए। फिर क्या कहता है, फिर कहता है मैथमेटिक्स पीरियड एंडेड एट 9 AM विच वॉज प्रिसीडेड बाय कंप्यूटर्स। विच वॉज प्रिसीडेड बाय, किसकी बात हो रही है, मैथ्स वाली की। मैथ्स वाला प्रिसीडेड का मतलब होता है बेटा पहले। अल्फाबेटिकल सीरीज में मैंने आपको बताया प्रिसीडेड एंड फॉलोड का मतलब क्या होता है। प्रिसीडेड का मतलब होता है पहले, फॉलोड का मतलब होता है बाद में। तो कह रहा है जो जिसके पहले कौन सी क्लास होती है, कंप्यूटर, प्रिसीडेड बाय कंप्यूटर, जिससे पहले कंप्यूटर की क्लास होती है। तो इससे पहले तो ये वाली क्लास होती है 7 से 8 वाली, ठीक है, वो किसकी होती है, कंप्यूटर की। लेकिन फिर वही हम आके वही अटक गए। क्यों? क्योंकि मुझे तो केमिस्ट्री के बारे में जानना है, केमिस्ट्री के बारे में पता ही नहीं, बस इतना पता है कि इन दोनों में से एक केमिस्ट्री है, पर फिक्स तो नहीं है ना कि कौन सी होगी। तो पहला डाटा क्या है बेटा, अपर्याप्त है। पहला डाटा कैसा हो गया, अपर्याप्त हो गया। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट डाटा क्या है। नेक्स्ट डाटा कह रहा है कि जूलॉजी वॉज शेड्यूल ऑन लास्ट पीरियड। जूलॉजी जो है वो लास्ट पीरियड में शेड्यूल होती है। अगर लास्ट पीरियड तो लास्ट पीरियड तो 10 बजे वाली क्लास है, यही तो लास्ट वाली है जूलॉजी। लेकिन फिर से 3 ब्लॉक तो खाली है। अब 3 ब्लॉक खाली हैं तो केमिस्ट्री तो कहीं भी हो सकती है, यानी कि सेकंड वाले से भी हम आंसर नहीं दे सकते। ध्यान रहे बेटा, इसको मत मिक्स कर देना इसके साथ, अभी नहीं करना होता, पहले इंडिविजुअली चेक करना होता है। इस चीज का ध्यान रहे, बच्चे यही गलती करते हैं बस। ठीक है, तीसरी इंफॉर्मेशन है मैथमेटिक पीरियड वाज इमीडिएटली फॉलोड बाय केमिस्ट्री। मैथ्स के तुरंत बाद, फॉलोड का मतलब बाद, मैथ्स के तुरंत बाद केमिस्ट्री होती है। अब अगर मैथ्स के तुरंत बाद केमिस्ट्री होती है तो पहले ये तो बताओ मैथ्स होती कब है। अब ये मत कहना कि मैम पता तो है 8 बजे होती है, नहीं, ये तो इसके लिए पता था, पहली इंफॉर्मेशन में इतना दिया था, दूसरी इंफॉर्मेशन को अकेला इस्तेमाल किया तो सिर्फ इतना दिया है, और तीसरी इंफॉर्मेशन को अकेला इस्तेमाल करें तो तीसरी इंफॉर्मेशन सिर्फ ये बोला है कि मैथ्स के तुरंत बाद केमिस्ट्री है, पर मैथ्स यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ है ये नहीं पता। ठीक है, यहाँ तो हो नहीं सकती मैथ्स, यहाँ होती तो फिर केमिस्ट्री के लिए तो पीरियड ही नहीं बचा। लेकिन हमें एग्जैक्ट नहीं पता, तो इसलिए बेटा थर्ड वाली भी क्या हो गई, अलोन सफिशिएंट नहीं है। अब क्या करें मैम, अब वही करेंगे, ऑप्शन देखेंगे। वैसे अगर देख लो आप साफ साफ तो आपको पता है कि पहले और दूसरे से भी आंसर आ जाएगा और पहले और तीसरे से भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्यों वो भी बताते हैं। इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो चलो देखो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर जो ऑप्शन है, जो ऑप्शन इसमें आंसर आएगा वो अभी जो मैंने पिछले क्वेश्चन में ऑप्शन रखा था उसी को रख दो, और ऑप्शन आएगा इसमें ओनली, ये ऑप्शन आंसर आएगा ओनली फर्स्ट एंड आइदर सेकंड और थर्ड इज सफिशिएंट। इसका मतलब क्या है, कह रहा है एक तो फर्स्ट वाली तो लेनी है क्योंकि इससे फिक्स होता है कि मैथ्स का है। ठीक है, और इसके साथ चाहे ये ले लो चाहे इसके साथ तीसरी वाला ले लो, बात बराबर है, दोनों से ही आंसर आ जाएगा। कैसे कि भाई ये है, अगर मैं दूसरी इंफॉर्मेशन इसमें मिक्स कर दूं, पहली इंफॉर्मेशन तो ये थी कि मैथ्स था 9 बजे खत्म यानी 8 बजे स्टार्ट हो रहा था, उससे जस्ट पहले वाला था कंप्यूटर, और अगर मुझे ये पता चला है कि जूलॉजी 10 बजे हो रहा है, जूलॉजी लास्ट है, तो भैया केमिस्ट्री फिर कहाँ होगी, यहाँ होगी कि नहीं होगी, यानी इससे आंसर आ सकता है। अगर मान लीजिए मैं पहली इंफॉर्मेशन ले लेती और उसमें किसको मिक्स कर देती, अगर मैं पहली इंफॉर्मेशन लेती और उसमें कर देती तीसरी वाली को मिक्स, तो मैथ्स के जस्ट बाद क्या होता है, केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री यहाँ आ जाता, तब भी आंसर आ रहा है कि केमिस्ट्री 9 बजे हो जाता, तब भी हम आंसर दे देते कि तीसरा लेक्चर जो है वो केमिस्ट्री का होता। ठीक है, केमिस्ट्री पूछा था। लेकिन अब बच्चे कह रहे हैं मैम इन दोनों को क्यों नहीं मिलाया आपने, तो बेटा इन दोनों को अगर मिला भी लो तो भी आंसर नहीं आ सकता, क्योंकि मैथ्स और केमिस्ट्री, जूलॉजी तो फिक्स है, मैथ्स के बाद केमिस्ट्री है, अगर मैथ्स यहाँ होता तो केमिस्ट्री यहाँ होता, यानी सेकंड लेक्चर केमिस्ट्री का होता। अगर मैथ्स यहाँ होती तो केमिस्ट्री यहाँ होता, पर दिक्कत तो ये है कि मैथ्स है का हमें पता ही नहीं, अगर मैथ्स नहीं पता तो केमिस्ट्री कैसे पता चल जाएगा। इसलिए इसका आंसर होगा ओनली फर्स्ट एंड आइदर सेकंड और थर्ड फॉलोज। पहला तो लेंगे ही लेंगे, पहला तो वो इंपॉर्टेंट है ही क्योंकि वो 2 ब्लॉक भर रहा है,
बाकी उसके साथ या तो ले लो दूसरा या तो उसके साथ मिक्स कर दो तीसरा। ठीक है, तीनों को एक साथ मिक्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर इसको मिक्स कर लिया तो भाई ऑब्वियसली फिर यहाँ केमिस्ट्री आएगा और क्या आएगा। ठीक है, तो तीनों को एक साथ मिक्स करने की जरूरत नहीं है, पहला ओनली फर्स्ट, आइदर सेकेंड और थर्ड फॉलो। समझ में आ रही है बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, और ये है आज का लास्ट क्वेश्चन, फिर एक होमवर्क देंगे आपको। देखो क्या बोल रहा है, कहता है हु अमंग द फॉलोइंग दिस 5 लोग हैं एग्जैक्टली मिडिल व्हेन दे आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट। हाइट के आरोही क्रम में आपको इसे एडजस्ट करना है। तो सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा, हाइट के हिसाब से। ये मान लो ऐसा है हाइट। ठीक है, 1 2 3 4 5 आपको बताना है मिडिल में कौन है, यानी यहां पर कौन बंदा है ये बताना है। चलो देख लेते हैं। पहली इंफॉर्मेशन है के इज टॉलर देन एस। के एस से तो लंबा है, के जो है बेटा वो एस से तो लंबा है, एस से लंबा है, बट शॉर्टर देन जेड, लेकिन जेड से छोटा है हाइट में। ठीक है, हाइट की बात हो रही है यहाँ पे। तो मैंने देखा कि हाइट की बात हो रही है, तो ये तो 3 ही लोगों की इंफॉर्मेशन है। इसमें मैं कैसे बता दूं कि बीच में कौन है? अभी मत कहना के बीच में है, क्योंकि आपको थोड़ा पता बाकी जो बचे हुए दोस्त हैं वो यहाँ है कि ऊपर है कि नीचे, नहीं पता। तो पहला इंफॉर्मेशन अधूरा है। दूसरा देख लेते हैं, टी इज टॉलर देन एस एंड जेड। टी जो है वो लंबा है एस से भी और जेड से भी, बट शॉर्टर देन ओ, लेकिन ओ से क्या है? छोटा। इन दोनों से है लंबा और ओ से क्या है? छोटा। तो इस इंफॉर्मेशन से भी काम नहीं चलने वाला। क्यों नहीं चलने वाला? क्योंकि 1 2 3 4 पांचवा बंदा कहाँ है पता ही नहीं है, तो इनसे पता नहीं चलेगा। अब हमारे पास अब 2 ही ऑप्शन थे, तो 2 ऑप्शन को क्या कर सकते हैं? मिक्स कर सकते हैं। दोनों ऑप्शंस को हम मिला सकते हैं, और तीसरा तो है नहीं, तीसरा होता तो ऑप्शन से हेल्प लेनी पड़ती। दोनों को मिक्स कर दिया, दोनों को मिक्स कर दिया तो मैंने देखा कि के से भी छोटा है कौन? एस। और एस और जेड जो है, अब देखना यहां पर आदमी फंसता है। एस और जेड ये क्या कह रहा है? टी जो है एस और जेड से बड़ा है। अगर टी एस और जेड से दोनों से बड़ा है, अब चाहे एस कहां हो जेड कहां हो, एस और जेड से दोनों से बड़ा है, एस से भी और जेड से भी, तो टी जेड के ऊपर होगा कि नहीं होगा? कहीं भी, बिल्कुल होगा। और टी कह रहा है मेरे से बड़ा कौन है? ओ। ओ मुझसे भी बड़ा है। टी कह रहा है ओ मुझसे भी बड़ा है, तो ओ यहां हो गया। तो यानी 1 2 3, और इनका तो ऑर्डर पता ही है। यहां पर हमें ऑर्डर नहीं पता चल रहा था एस और जेड बराबर है या उनमें कौन ऊपर नीचे, तो मुझे पता है जेड लंबा है, तो 1 2 3 4 5 5 लोग आ गए। अब सबसे छोटा कौन हाइट में? एस। उससे बड़ा कौन हाइट में? के। उससे बड़ा कौन? जेड। उससे बड़ा कौन? टी। और उससे बड़ा कौन? ओ। हमें क्या बताना था? बीच का व्यक्ति। असेंडिंग ऑर्डर में करना था, इन्हें बैठाना था बढ़ते हुए क्रम में, आरोही क्रम में, और सबसे बीच वाला व्यक्ति, और बीच वाला एक व्यक्ति का नाम है जेड। हमें आंसर नहीं निकालना होता, मैं बस आपको बता रही हूँ किस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन चेक करनी है। अगर आप लोगों ने करे हुए मेरे लेक्चर्स अगर आप देख रहे हैं, रोज देख रहे हैं, ऑर्डर रैंकिंग आपने देखा हुआ है, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस डायरेक्शन, पजल, सेटिंग अरेंजमेंट, तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी क्वेश्चन में फंसोगे। ठीक है, तो ये आज के लिए इतना ही रख रहे हैं। तो आंसर इसका जेड होगा, तो आप आंसर लगा सकते हो। फर्स्ट एंड सेकंड बोथ टुगेदर आर सफिशिएंट, दोनों एक साथ मिलाकर क्या होंगे? सफिशिएंट होंगे आंसर देने में, उसके बिना नहीं हो सकते। चलिए अब आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा एक क्वेश्चन, मैथमेटिक्स पर बेस्ड है ये क्वेश्चन, कि आपको एक ऐसी 2 डिजिट की संख्या बतानी है जिसकी इंफॉर्मेशन उसने आपको दी हुई है। आपको बताना है कि इसका आंसर आप क्या टिक करेंगे, कि केवल पहला बहुत है या दूसरा बहुत है या मिलाकर बहुत है, आप इसका आंसर क्या टिक करेंगे। कमेंट्स में मुझे आंसर जरूर बताइएगा, और पढ़ते रहिए मेरे साथ आगे के एपिसोड के लिए भी। बहुत जल्द हम लॉजिकल रीजनिंग शुरू करने वाले हैं। लॉजिकल रीजनिंग जो कि हर किसी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा एक टास्क होता है कि कैसे हम लॉजिकल रीजनिंग करें, क्योंकि आपके आ रहे हैं मेंस में आप लोग अपेयर होने वाले हो, तो आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू सॉल्व लॉजिकल रीजनिंग। तो बने रहिए मेरे चैनल पर मेरे साथ, और इस होमवर्क को जरूर करिएगा। कमेंट्स में मुझे आपके आंसर चाहिए, और मिलते हैं अगले एपिसोड में।